हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। LS क्रिएटर एंड TG देव गेमिंग, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डार्क वेब के ऊपर अपनी ही बाउंटी देख के ब्लडी रोज काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। ब्लडी रोज सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर किसने 100 मिलियन की बाउंटी लगा दी। ये जो कमीने असेसिन्स होते हैं ना, या खून के पीछे पागल भेड़िए होते हैं, ये तब तक मेरे पीछे पड़े रहेंगे ना जब तक ये मेरे को खत्म नहीं कर देते। जिस भी कमीने ने मेरे पीछे बाउंटी लगाई है ना, उसने मेरे पीछे एक बैड लक को बांध दिया है, जिसकी वजह से अब मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर ब्लडी रोज चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कॉरिडोर में कौन छुपा हुआ है, फटाफट से बाहर आओ। तभी एक बच्चा गेट खोलते हुए बोल रहा होता है, डैड आखिर आप चिल्ला क्यों रहे हो। ब्लडी रोज बोल रहा होता है, जिमी क्या ये तुम हो? आखिर तुम चाइना में क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है? जिमी बोल रहा होता है, डैड आपको पता है मैंने उसा में रह के काफी ज्यादा बोर हो गया था, और आपको पता है मॉम ने मुझसे बोला कि अगर डैड के पास में जाना ना तो उनको बहुत ही कमाल का सरप्राइज देना। पहले तो मेरे को लगा कि मैं आपको क्या ही सरप्राइज दे सकता हूँ। इस चीज को लेकर ना मैंने बहुत ही सोचा, लेकिन फिर आपको पता है मेरे दिमाग में ना बहुत ही कमाल का आइडिया आया। मैंने आपके लिए ना एक परफेक्ट गिफ्ट को प्रिपेयर किया है। ब्लडी रोज बोल रहे होते हैं, जिमी मेरे बच्चे तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी वो जिमी होता है अपने पास से एक गन निकाल देता है। जिमी बोल रहा होता है, डैड आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? ये बोलते हुए जिमी वहाँ पे शूट कर देता है और हम देखते हैं ब्लडी रोज वहीं पे मारा गया होता है। अपना मास्क उतारते हुए जिमी बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लडी रोज के नाम की हाइप थी। किस बेवकूफ ने इसको ग्लोबल रैंकिंग 5 दे दी? आखिर ये क्या असेसिन बनेगा? ये तो यहाँ पे खुद को ही नहीं बचा पाया। पहले मेरे को लगा था कि ये मिशन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, लेकिन ये तो बहुत ही इजी निकला। हम देखते हैं ये होता है डार्क वेब का असेसिन, द फेसलेस डीमन। फेसलेस डीमन बोल रहा होता है, मैंने 100 मिलियन की बाउंड्री ने इतनी इजीली क्लियर कर ली। अब वक्त आ चुका है कि मैं फटाफट से अगले मिशन पे जाऊं। चलो कम से कम इस बुढ़े की वजह से मेरे वेकेशन तो अच्छे मनेंगे ना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कैप्टन को जो कि टोनी को डांट रहा होता है। कैप्टन बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क आपको पता नहीं है कि आप कितने बड़े खतरे में हो। पिछले 2 दिन के अंदर ही आपके ऊपर 2 बार जानलेवा अटैक हो चुके हैं। एक बार आपको बहुत ही डेडली पोजन दिया गया और एक बार आपको शूट करने का ट्राई किया गया। आपको यही पता है कि आपका जो असेसिन है ना वो आपके आसपास में ही है, लेकिन फिर भी आज सुबह आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे। क्या हो अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाओ, कोई आपके ऊपर अटैक कर दे? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं जाओ मत, लेकिन कहीं भी जाने से पहले एक बार हम लोग को इन्फॉर्म तो कर दो। हमारे हायर अप्स ने बोला है ना कि अगर आपको कुछ भी हो गया तो हमारी कंट्री को टैक्स मिलना कम हो जाएगा। आपको कुछ भी होना ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज मेरी बात मानिए और अपने लाइफ की ना वैल्यू करिए। टोनी बोल रहा होता है, तुम कैप्टन तो मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो जब मेरे ऊपर पहली बार अटैक हुआ था ना, तब मेरे पास में 50 बॉडीगार्ड्स थे। मानता हूँ कि वो बॉडीगार्ड्स मेरे नहीं थे, लेकिन वो डेजी के तो बॉडीगार्ड थे ना। जिस गोली से मेरे ऊपर अटैक किया गया, उस गोली से डेजी के ऊपर भी तो अटैक किया सकता था ना। असैसिन ने देखा कि मेरे फ्लोर के ऊपर इतने सारे बॉडीगार्ड्स है, लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं डरा और उसको जो भी अटैक करने थे उसने किए। सेकेंड अटैक में तो तुम लोग मेरे गेट के बाहर ही खड़े थे, तो फिर कौन सा तुम लोगों ने मुझे पोजन होने से बचा लिया? इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि जिस भी जगह को मैं सेफ समझ रहा हूँ ना, वो बहुत ही डेंजरस है। और वही देखो कि मैं कैजुअली यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करके आ गया और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं तुम्हारे 2 ऑफिसर्स को लेकर चला गया होता ना, तो पक्का से दिक्कत आती। कैप्टन बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क पहले तो आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसके बाद में आप हम लोगों को कोई भी लॉजिक दे रहे हो। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर दौड़ते हुए एक ऑफिसर आता है। ऑफिसर बोल रहा होता है, कैप्टन एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। जो डे शिफ्ट का मैनेजर है ना जेफरी, उसको अभी नीचे वाले फ्लोर पे मार दिया गया। आसपास के कमरे वालों को ना बहुत ही तेज आवाज है, उन लोगों ने रिपोर्ट करा। जब हम लोगों ने जाके वहाँ पे चेक किया तो हमें देखा कि उसको किसी ने शूट कर दिया था। कैप्टन बोल रहे होते, क्या हम ऊपर वाले फ्लोर पे ही और नीचे वाले फ्लोर पे कोई मारा गया? इसका मतलब लगता है कि असेसिन ना आसपास में ही है। टोनी सोच रहा होता है, सच में ये बाउंटी वाला काम ना बहुत ही कमाल का है। मैंने अभी रात को सोने से पहले ही तो बाउंटी दी थी। 12 घंटे से भी कम टाइम के अंदर मेरा काम भी हो गया। तभी टोनी के फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपका दिया हुआ काम ना कंप्लीट हो चुका है। टोनी सोच रहा होता है, मेरे को तो मजा ही आ गया। असिस्टेंट की जो एफिशिएंसी होती है ना, तो बहुत ही कमाल की होती है। एक बात तो है, अगर आप असिस्टेंट को किसी के पीछे लगाते हो ना, तो आपको बहुत ही मजा आता है। वहीं अगर ये आपके पीछे लगते हैं तो आपको बहुत ही इरिटेशन होती है। टोनी बोल रहा होता है, कैप्टन नीचे ना किसी की डेथ हो गई है और मुझे पता है कि ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। ऐसे में आपका ना यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जाके उस केस को ना हैंडल कर सकते हो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तब तक जाके ना आप उन लोगों को देख के आ जाओ। जाते हुए कैप्टन बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अपने चारों तरफ ध्यान रखिएगा और हर आधे घंटे में ना जब तक मैं यहाँ पे नहीं आता आप मुझे मैसेज करते रहेंगे।
जिससे कि मेरे को पता चलता रहे ना कि आप ठीक हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊं, लेकिन अगर मेरे को टाइम लगा ना तो आप पूरा ट्राई करना कि आप मैसेज करते रहो, क्योंकि अगर मेरे को आधे घंटे के अंदर मैसेज नहीं मिला ना तो मैं उसी टाइम सब कुछ छोड़ के आपके पास में आ जाऊंगा। टोनी बोल रहा होता है ठीक है पहले तुम जाओ जाके दूसरे केस को हैंडल करो। उन लोगों के जाने के बाद में टोनी सोच रहा होता है अब जाके मुझे काफी फ्री फील हो रहा है। मेरे पीछे जो बंदा लगा हुआ था ना मैंने उसे खत्म कर दिया, और वो असिस्टेंट जो कि आपके ऊपर फिजिकल अटैक करते हैं ना वो काफी बेटर होते हैं माइंड अटैक करने वालों से। ये जो ब्लडी रोज था ना ये लगता है कि फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर इसके पास में ना बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज थे लोगों को मारने के लिए। सच में आसपास में पुलिस वालों को रखना और बॉडीगार्ड्स को रखना ना बहुत ही बोरिंग चीज है। मुझे ना पर्सनली इतना हाई प्रोफाइल दिखने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रोड पे घूमूं और जैसा वो कर सकूं। अब जाके मेरे ऊपर 2-3 दिन अटैक नहीं होंगे ना तो फिर ये लोग मुझे अपने आप ही छोड़ देंगे। सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल फिल्म एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। टोनी सोच रहा होता है एक बात तो माननी पड़ेगी कि सारी की सारी लड़कियां ना बहुत ही खूबसूरत है। अच्छी बात तो ये है कि वो कैप्टन बाहर निकल गया और मैं यहाँ पे आ पाया। यहाँ पे हर एक ब्यूटी ना अपने अपने लेवल पे सुंदर है। मुझे कहना पड़ेगा ना कि सियोल के मुकाबले ये जगह बहुत ही बेटर है। अगर ब्यूटी की बात कही जाए ना तो यहाँ का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे हुडा यूनिवर्सिटी में ना गिन के 3-4 ब्यूटीज थी जो कि सारी की सारी ही मेरे टारगेट लिस्ट में है, पर यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैं सभी को बाइंड कर सकता हूँ। आखिर मुझे अपने टारगेट लिस्ट के अंदर किसको बाइंड करना चाहिए? मुझे ऐसे टारगेट को बाइंड करना होगा ना जिसके ऊपर मैं पानी की तरह पैसे खर्च कर सकूं, क्योंकि काफी टाइम से मेरे पुराने टारगेट्स की वजह से ना मेरा स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मेरा नेटवर्थ है ना वो नहीं बढ़ रहा। वैसे 1 सेकेंड रुको, आखिर मैं टोनी स्टार्क होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? मेरा करंट स्टेटस ना इस कंट्री में सबसे हाई है। मुझे यहाँ पे ना वालों की तरह रोड पे घूम के लड़के ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टोनी स्टार्क जिस भी गली में पत्थर मार देना और भीड़ लग जाए। आज मेरे पास में ऐसी फैंडम है और इस फैंडम और इस वेल्थ का ना मुझे थोड़ा सा यूज करना चाहिए। फिर टोनी डायरेक्टर स्टैनली को कॉल कर देता है। टोनी बोल रहा होता है स्टैनली मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों को ना खुद का एक ब्यूटी पेजेंट शो होना चाहिए। स्टैनली बोल रहा होता है वो खुद का ब्यूटी पेजेंट शो बनवाना है। हाँ गॉडफादर में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बन जाएगा। स्टैनली सोच रहा होता है गॉडफादर ने फाइनली अपने लाइफ में ना एक कदम आगे बढ़ा लिया। वो यहाँ पे ना और कुछ नहीं बल्कि अपने लिए ना एक परफेक्ट वुमन को ढूंढ रहे हैं, और इस काम में मैं जितनी भी हो सके ना उनकी हेल्प करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं है बल्कि मेरे गॉड मदर की भी बात है। टोनी बोल रहा होता है एक काम करना, हमारे शो में ना एज लिमिट होगी। मैं 22 का हूँ ना तो इसी वजह से 24 को एज लिमिट कर दो। हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ना जाके शो का प्रमोशन करो। जो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियां है ना उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस को ना काफी इजी कर देना। कैसे भी करके उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, और कंट्री के हर एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चलना चाहिए। देखो इस प्रोग्राम के अंदर ना मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड हूँ, और इसको लॉन्च करने के लिए ना मैं इसके अंदर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ। और रही बात प्राइस की ना, तो विनर को ना मेरे साथ में एक मूवी में काम करने का मौका मिलेगा जिसका बजट $1 बिलियन का होगा, और साथ में हम ना एक 100 मिलियन का चेक भी दे देंगे, ये हमारा प्राइस होगा। स्टैनली बोल रहा होता है लगता है गॉडफादर अपना इस शो को पर्सनली सुपरवाइज करना चाहते हैं। वैसे ये तो काफी अच्छी बात है, अगर आप इसको सुपरवाइज करेंगे ना तो ये पक्का से बहुत ही सुपरहिट शो होगा। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, मेरे लिए इसको सुपरवाइज करना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या होता है ना कि रियलिटी शो के अंदर ना रियलिटी बचती ही नहीं है। अगर तुम विनर्स की बात करते हो ना तो वो शो में काम नहीं करते, बल्कि वो तो शो के बाहर काम करते हैं, और वो ये मेहनत वाला काम ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं। और मैं नहीं चाहता ना कि मेरे शो के अंदर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मजे मारे। ये रियलिटी शो ना बिल्कुल रियलिटी के करीब होना चाहिए। अगर किसी को भी शॉर्टकट का यूज करना है ना तो सीधे मेरे पास आए, क्योंकि इस शो में ना आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है टोनी स्टार्क। स्टैनली बोल रहा होता है गॉडफादर मैं समझ गया, आपने मेरे को जो टास्क करने के लिए दिया है ना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको परफेक्टली कंप्लीट करूंगा। वैसे भी ब्यूटी शो को हेल्प कराने में ना मैं काफी अच्छा हूँ, मैंने पहले भी ये काम करा रखा है। स्टैनली सोच रहा होता है अब मेरे गॉडफादर ना एक्टिंग कर करके थक गए। पहले ही अपने इंटेंशन को रिवील करने में ना काफी झिझक रहे थे, लेकिन अब जाके फाइनली उन्होंने अपने इंटेंशन को ना रिवील कर ही दिया है। अब हमारे गॉडफादर का ना खुद का एक हरम खुलेगा, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनके जो राइवल्स जैसे कि ली जियामो, उनके पास में तो 50 से ज्यादा लड़कियां हैं, तो फिर ऐसे में इनके पास में कोई भी ना हो ये तो गलत बात है ना। गॉडफादर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कंट्री के टॉप ब्यूटीज को ना आपके शो में लेके आऊंगा। फिर उनमें से किसको चूज करना है आपके ऊपर होगा, आप भले उनमें से एक को चूज करो या फिर सभी को चूज कर लो। कॉल कट करते हुए टोनी सोच रहा होता है अब मेरे को यहाँ पर टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मेरे को ना किसी के भी पास में जाके मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक करके सारी लड़कियां मेरे पास ही आएंगी। एक बार वो लोग आके मेरे टारगेट लिस्ट में ऐड हो जाए, उसके बाद जाके मेरी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी।
ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है ना कि जो ब्यूटी शो में लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा लालची होती है। मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी लालच को ना मेरे सामने दिखाए, क्योंकि यही जरिया है मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ाने का। सच में मैं तो एक ट्रू जीनियस हूँ। मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे काम निकलवा लिए। सीन चेंज होता है, हमें उस समय छुपे हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं डार्क वेब वालों ने एक मीटिंग बैठाई होती है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारी मीटिंग ना किस बात को लेके है। हमारे टॉप 5 असिस्टेंट में से एक ब्लडी रोज ना मारा गया, और जिस रीजन की वजह से वो मारा गया है ना वो आपको पता है। आखिर हम लोगों को टोनी स्टार्क के साथ में क्या करना है, इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। एक चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क ना डार्क वेब के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर उसके पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है हमको लेके वो लोगों में बढ़ गई ना, तो फिर हम तो पक्का से नहीं बचेंगे। डे बाय डे वो कमीना टोनी स्टार्क ना हम लोगों के लिए काफी डेंजर होता जा रहा है। सभी लोगों को पता है कि ब्लडी रोज अपने मिशन को लेके काफी ज्यादा केयरफुल था, और उसने अपनी आइडेंटिटी को ना बहुत ही केयरफुली छुपा के रखा था। तकरीबन 8 साल से वो डेजी के लिए ना लॉयल मैनेजर की तरह काम कर रहा है, और पूरे डार्क वेब के ऊपर किसी के पास भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का सबसे बेस्ट तरीका था ना, तो वो ब्लडी रोज के पास में ही था। लेकिन इतने कमाल के असिस्टेंट्स के बारे में भी टोनी स्टार्क ने हर एक चीज जान ली। यहाँ तक कि टोनी ने उसी के प्लान को ना उसके ऊपर यूज करते हुए असिस्टेंट को हायर कर दिया। एक इतना खतरनाक ट्रैप बुनाना जिसके अंदर से ब्लडी रोज जैसा स्मार्ट इंसान भी बाहर नहीं निकल पाया। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि ये टोनी स्टार्क जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब फटे ना, उससे पहले हम लोग को संभलना होगा। मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। हम लोग ना टोनी स्टार्क के ऊपर ग्लोबल किल ऑर्डर को ना एक्टिवेट कर देते हैं। उसने ऑलरेडी हमारे डार्क वेब को ना हद से ज्यादा ऑफेंड किया है। उसको तो अभी तक जिंदा रहने देने का ना मौका ही देना गलत था। हमको तो कब का उसको मार देना चाहिए था। अभी तक वो एक बार हमारे डाटा को ना हैक करने का ट्राई कर चुका है। उसके पास में हमारे साइट की ना हर एक इन्फॉर्मेशन है। अपनी वेल्थ को यूज करते हुए ना उसको ये पता चल गया होगा कि हम लोग की रियल आइडेंटिटी क्या है। उसने हमारे 2 बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट रैंकर्स को ना मार भी डाला। पहले उसने वाइपर गैंग को खत्म किया, इसके अंदर 5 मेंबर्स थे, और अब उसने ब्लडी रोज को भी खत्म कर दिया है। मेरा सजेशन तो यही कि हम लोग को ना ऐसे इंसान को मार देना चाहिए, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही तेज नाइफ की तरह जो कि हमारे गर्दन पे लटकी हुई है। गलती से भी अगर ये नाइफ हम लोग के ऊपर गिर गई ना, तो ये हम सभी लोग को खत्म कर देगी। हमारा जो ये ग्लोबल किल ऑर्डर होगा ना, ये कम से कम 1 बिलियन का होना चाहिए। अभी तक ये हमारे डार्क वेब के ऊपर ना सबसे बड़ी बाउंड्रीज में से एक होगा, और इतने में तो मैं श्योर हूँ कि डार्क वेब का ना हर एक असिस्टेंट टोनी स्टार्क को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाएगा। भले ही कोई बंदा ना कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन वो सारे असिस्टेंट्स को ना नहीं संभाल सकता, क्योंकि हर एक असिस्टेंट के पास में ना खुद के कुछ तरीके होते हैं। उन सभी से डील करना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी दूसरा चौके वाला बंदा बोल रहा होता है, ग्लोबल किल ऑर्डर ना एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। मेरे हिसाब से एक बिजनेस टाइकून को मारने के लिए ना इतना सब कुछ तामझाम करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी दूसरे चौके वाला बंदा बोल रहा होता है, एक बार सोच के देखो, अगर टोनी स्टार्क ने हम लोग की इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया ना, तो क्या होगा। भले हम सभी लोग ना डार्क वेब के साथ में जुड़े हुए हैं और असिस्टेंट का काम करते हैं, लेकिन हमारे पास में भी ना प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक फैमिली है, और हमारी फैमिली ही ना हमारे बारे में नहीं जानती। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे ऐसा कोई होगा जो कि चाहता होगा ना कि उनकी फैमिली उनके बारे में जाने कि आखिर हम सभी लोग ना क्या काम करते हैं। और सोच के देखो, आज तक ना हम लोगों ने कितने पावरफुल लोगों को मारा है, और उन सभी का डाटा टोनी स्टार्क के पास में है। अगर वो डाटा कैसे भी करके रिलीज हो गया ना, तो वो पावरफुल लोग हमें क्या हमारी फैमिली तक को मार डालेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 बिलियन खर्च करने से पहले हेजिटेट करेंगे ना, तो उसके चक्कर में पूरा का पूरा डार्क वेब खत्म हो जाएगा। हमारे सीक्रेट्स हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, जो कि कभी भी रिवील नहीं होने चाहिए। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, सभी के पास में अपने खुद के ओपिनियंस है, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। जो भी ग्लोबल किल ऑर्डर को रिलीज करने के फेवर में है ना, वो सभी अपना हाथ खड़ा करो, और जो भी ये चाहता है कि ग्लोबल किल ऑर्डर को रिलीज ना किया जाए, वो अपना हाथ नीचे कर लो। तभी वहाँ पे 2-3 बंदों को छोड़ के सारे बंदे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। मिस्टर एक्स बोल रहे होते, अभी डिसाइड हो चुका है, टोनी स्टार्क के नाम पे ग्लोबल किल ऑर्डर एक्टिवेट होगा। अब हम पूरी दुनिया के लिए ना एग्जाम्पल सेट करेंगे कि डार्क वेब से ना कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे ही ग्लोबल किल ऑर्डर एक्टिवेट होता है, वहाँ पे सारे के सारे असिस्टेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे असिस्टेंट शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या बहुत लंबे टाइम के बाद बिना किसी के ऊपर ग्लोबल किल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ है। ये कोई चाइना का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है टोनी स्टार्क, और इसकी बाउंड्री तो पूरे $1 बिलियन की है। अगर हम 10 बहुत ही बड़े बड़े मिशन करते हैं ना, तब जाके हम लोग को इतना पैसा मिलता है। और ग्लोबल किल की ना ये बात बहुत ही अच्छी है कि आप ना इसके अंदर मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अंदर सभी के लिए मिशन खुला होता है। जिसने टोनी स्टार्क की गर्दन को पहले उड़ा दिया, उसको $1 बिलियन मिल जाएंगे, और इससे जो हमारी रैंकिंग्स है ना, वो भी काफी ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। फिर हम लोग को छोटे मोटे मिशन करने के लिए ना काफी कमाल के पैसे मिलेंगे। सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल फिल्म एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। जब टोनी वहाँ से जा ही रहा होता, तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है। हम देखते हैं टोनी के पीछे डेजी की असिस्टेंट आई होती है,
असिस्टेंट बोल रही होती है, मिस्टर टोनी स्टार्क, हमारी डेजी स्विफ्ट ने ना आपको डिनर के ऊपर इनवाइट किया है, उन्हें आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस भी करना था। टोनी बोल रहा होता है कि फिर से मेरे साथ में डिनर करना है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।